हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हिस्ट्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का जो रिवीजन क्लास चला रहे हैं उसका 48वां पार्ट देखेंगे, जो आपकी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निवेश निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निवेश निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन तो डेविड स्टर्न थे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टर्न के अनुसार जो है राजनीतिक प्रणाली को सामाजिक जीवन से मांगे और समर्थन आगत के रूप में जो है प्राप्त होते हैं, और यह प्रणाली जो है नीतियाँ और निर्णय बना करके जो है उन्हें निर्गत के रूप में पर्यावरण की और जो है प्रवाहित करती हैं। यही नीतियाँ और निर्णय जो है आधिकारिक आवंटन का आधार बनते हैं। ऐसा इसमें कहा था। इसी को जो है निवेश निर्गम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको डेविड स्टर्न ने प्रतिपादित किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति जो है सत्य के लिए संघर्ष है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मार्गेंथाउ का। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, मार्गेंथाउ जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र की शक्ति से तात्पर्य माना था कि राजनीतिक शक्ति से लिया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र शक्ति से तात्पर्य प्रायः राजनीतिक शक्ति से लिया जाता है। जन सामान्य की दृष्टि से जो है राष्ट्र शक्ति समस्त जनता की सामूहिक शक्ति है, परंतु वास्तव में जो है यह राज्य के उन अधिकारों एवं सत्ताधारियों में केंद्रित रहती है जो उस देश का शासन चलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया था? विधि के शासन का सिद्धांत तो ये डाइसी ने दिया था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये ब्रिटिश के विख्यात जो है न्यायवेत्ता माना जाता है डाइसी, और इन्होंने उनकी एक पुस्तक थी, डाइसी की एक पुस्तक थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कानून की रूपरेखा, हिंदी में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों पुस्तक को याद रखिएगा। इसको 1885 में इन्होंने दिया था, और इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी थी, और ये डाइसी ने दिया था अपनी पुस्तक संविधान की कानून की रूपरेखा में, या इसको अंग्रेजी में जो कहा जाता है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक उदारवाद से संबंधित है? नहीं है पूछा है, आर्थिक उदारवाद से संबंधित नहीं है, तो ये समाजवाद। ठीक है, नव उदारवाद के समर्थक जो है स्वेच्छा से प्रेरित व्यवस्था के उत्तर व्यवस्था मानते हैं। उनका विचार है कि मुक्त बाजार ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देता है जहां सब लोग जो है स्वेच्छा से प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक उदारवाद जो है समाजवाद इससे संबंधित नहीं था। पूंजीवाद, निजीकरण, वैश्वीकरण जो है ये आर्थिक उदारवाद से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक मार्क्सवाद विरोधी है? किसका एक मार्क्सवाद जो है विरोधी है? तो ये राष्ट्रवाद का। ठीक है, मार्क्सवादियों ने जो है राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीयवाद पर जो है जोर दिया था। और उनकी दृष्टि से जो है राष्ट्र, राज्य और वर्ग आश्रित शासन व्यवस्था तथा लोकतंत्र बुजुर्गवा तंत्र है, और राज्य सत्ता एक वर्ग द्वारा जो है दूसरे के दमन का अध्ययन मात्र है। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ कर दी ही जो है संक्रांतिकालीन समाजवादी सरकार बनेगी, ऐसा मानना था किसका? मार्क्सवादियों का। तो ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रवाद जो था मार्क्सवाद का विरोधी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नव वामपंथवाद किस दर्शन पर आधारित है? नव वामपंथवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो ये मार्क्सवाद पर आधारित है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नवीन वामपंथ का ज्ञान हमें पेटमन, मैक्फरसन और प्लजमान की रचनाओं से मिलता है, और इसकी विशेषता हेल्ड ने दिया था कि भागीदारी प्रजातंत्र है। कौन? नव वामपंथ। और पेटसन ने बताया था कि यौन, वर्ग और जाति की असफलता के दायरे में जो है व्यक्ति न तो स्वतंत्र हो सकता है और न ही समान हो सकता है। और नव वामपंथ के विचारकों ने जो है उदारवादी तथा मार्क्सवादी परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए उन्हें एक दूसरे से जोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मार्क्सवाद के दर्शन पर आधारित है नव वामपंथ। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी और मार्क्स के संबंध में कौन सी उक्ति सही नहीं है? तो ये दोनों वर्ग संघर्ष का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये उक्ति सही नहीं है। ठीक है, गांधीवाद और साम्यवाद, या जिसको मार्क्सवाद कहा जाता है, में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भेद पद्धति का है।
पद्धति का दोनों में भेद पाया जाता है। और साम्यवाद अपने वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग को नितांत आवश्यक मानता है, और इसके विपरीत गांधीवाद न केवल प्रथम वरन अंतिम आधार भी अहिंसा मानता है। ठीक है, तो दोनों वर्ग संघर्ष का समर्थन करते हैं, ये उचित उक्ति नहीं माना जाता है। ठीक है, एक जो है वर्ग को जो है संघर्ष करना उचित मानता है, और जो गांधीवाद था वो वर्ग को अहिंसकवादी मानता था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलगाववाद का सिद्धांत इनमें से किसका भाग है? तो अलगाववाद का सिद्धांत इसमें मार्क्सवाद का भाग है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अलगाववाद या परायणवाद इसको भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति या प्रक्रिया का संकेत देता है कि कोई व्यक्ति शुरू में जिस वस्तु, गुण या स्वभाव के साथ जो है अपनापन अनुभव करता था, उससे जो है उसका संबंध टूट रहा है। इसी को अलगाववाद की संज्ञा या सिद्धांत दिया गया है। ये जो है मार्क्सवाद का ही एक भाग माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं। तो मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं कैसा? तो द्वंद्वात्मक नियमों से। ठीक है, द्वंद्वात्मकता के नियमों से जो है ऐतिहासिक परिवर्तन माने जाते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन जो है द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत पर ही आधारित है, और इसी सिद्धांत के आधार पर उसने जो है इतिहास के परिवर्तन और अध्ययन का जो है भौतिकवादी दर्शन, वर्ग संघर्ष और साम्यवाद की स्थापना आदि के विचार निर्धारित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहुलवादी नहीं है? तो जेरेमी बेंथम बहुलवादी नहीं था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में अगर देखा जाए तो एक जर्मन समाजशास्त्री ओट्टो वी गियरके तथा एक अंग्रेज इतिहासकार एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड को राजनीतिक बहुलवाद के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, गियरके को और मेटलैंड को जो है बहुलवादी सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, और बहुलवाद के अन्य विचारक में अगर देखा जाए तो जे.एन. फिचिस, गिबो, क्रेब, लिंडसे, बार्कर, कोल, लास्की, ये सब ही जो है बहुलवादी के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन जेरेमी बेंथम जो था वो बहुलवाद का समर्थन नहीं किया था, उस सिद्धांत का समर्थित व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता की परिभाषा नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोत्तम शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित न किया जा सके। ये परिभाषा किसने दी थी? ये कोटेशन किसने दिया था? तो ये दिया था बोदा ने, जीन बोदा ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्रांस में जो है राष्ट्रीय राजतंत्र का उदय होने पर जो है जीन बोदा की एक पुस्तक आई थी द रिपब्लिक, उसको जो है हिंदी में राज्य व्यवस्था कहा जाता है, जो 1576 में आई थी। ठीक है, और इसको अंतर्गत उन्होंने बताया था कि परिवारों और उनकी मिलीजुली संपदा का ऐसा संगठन बताया जहाँ एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। उसने जो है प्रभुसत्ता की यह परिभाषा दी थी कि यह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति का संकेत देती है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो विधिक संप्रभुता ऑस्टिन, ये सुमेलित नहीं है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रोसियन ने अपनी संप्रभुता की धारणा के अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध से किया था, और बाहरी संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है राज्य के पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है, यही बाहरी संप्रभुता संपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये जो था ये किसका था? तो ग्रोसियस का था। ठीक है, ग्रोसियस। और लोकप्रिय संप्रभुता रूसो का था, राजनीतिक संप्रभुता लाक का था, और बाह्य संप्रभुता जो है बेंथम का था, और विधिक संप्रभुता जो था ये ग्रोसियस का था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया था? सीमित एवं उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जॉन लॉक ने दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉक ने जो है एक सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा चिंतक प्रजातंत्र का समर्थक नहीं है? कौन सा चिंतक जो है प्रजातंत्र का समर्थक नहीं है पूछा है। तो ये प्लेटो जो है प्रजातंत्र का समर्थक नहीं था। प्लेटो ने रिपब्लिक में जो है लोकतंत्र की कठोर आलोचना की थी। आप लोग जानते होंगे रिपब्लिक की इसकी जो पुस्तक थी, इसमें जो है उसने लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र की जो है कठोर आलोचना की थी।
उसके मानस पर अपने गुरु सुकरात को विषपान कराने वाले एथेंस के लोकतंत्र का बुरा असर पड़ा था और इसीलिए कहा जाता है यूनानी लोकतंत्र के इस अन्यायी और निर्मम के रूप में उसके हृदय कोमल और भावनाओं को जो है झकझोर दिया था। इसलिए जो है उन्होंने उसको जो है लोकतंत्र से मुख्य रूप से नफरत हो गई थी एक तरह से देखा जाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रजातंत्र के बाजार या प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांत की वकालत किसने की थी? तो ये किया था मैक्स वेबर ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से अभिजात तंत्रियों को प्राचीन लोकतंत्र के प्रति संदेह था, उसी तरह जो है लोकतंत्र के सिद्धांतकारों को भी जो है अभिजात्यवादियों पर कम जो है विश्वास नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की जो है विशेषताओं और त्रुटियों का पूरा ज्ञान रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस देश में दबाव समूह कम प्रभावी है? दबाव समूह कम प्रभावी है, ये पूछा है आपसे। तो ये चीन में। ठीक है, सर्वाधिकारी शासन व्यवस्थाएं परिभाषा की दृष्टि से केवल वही होती हैं जिनमें एक दल या नेता सभी नीति निर्णय लेने व असीमित व अनियंत्रित अधिकार रखता है। ऐसी व्यवस्थाओं में जो है निर्मम शक्ति व आतंक के सहारे राजनीतिक प्रक्रिया को केवल एक ही केंद्र से जो है संचालित किया जाता है। अतः बाहर के किसी समूह की राजनीतिक प्रक्रिया में जो है किसी भी प्रकार की भूमिका का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है और ऐसी व्यवस्था चीन ही में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे कहा जा सकता है कि दबाव समूह जो है कम प्रभावी है। कहाँ पे? तो चीन में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्याय पंचायत से अपेक्षा की जाती है कि वे छोटे दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की सुनवाई करेगी, यही उससे अपेक्षा की जाती है न्याय पंचायत से। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं ग्रामों में अपराधों की निपटारा करेगी, तो ये तो हो नहीं सकता। न्याय के क्षेत्र में ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाएगी, ये भी नहीं हो सकता है। समझाकर विवादों का निपटारा करेगी, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, न्याय पंचायत से यही अपेक्षा की जाती है कि छोटे दीवानी मुकदमे एवं अपराधों की जो है सुनवाई करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित करने का अधिकार है? तो ये असम को है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, छठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को लागू होती है। ये छठी अनुसूची है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख जो है पैरा 20 में है और प्रत्येक जनजाति क्षेत्र को जो है स्वायत्त जिले के रूप में प्रशासित किया जाता है। ये जिले हैं राज्य की कार्यपालिका के अधीन होते हैं, किंतु उनमें जिला परिषदें और प्रादेशिक परिषदें बनाई जाती हैं, कुछ विधायी और न्यायिक कृत्य करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय परिषदों का विचार किसने दिया था? तो क्षेत्रीय परिषदों का विचार जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 आया था उसके द्वारा जो है भारत के राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था और प्रत्येक क्षेत्र के सामान्य हित के विषय पर सलाह देने के लिए जो है क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। ये 5 जो क्षेत्र थे उत्तरी, ठीक है, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय क्षेत्र। ठीक है, इन 5 क्षेत्रों में इसको जो है विभाजित किया गया था और पंडित नेहरू ने जो है इन परिषदों के उद्देश्य की कल्पना करते हुए यह कहा था कि वे सहयोग से कार्य करने की आदत डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी, तो कहाँ से? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेहरू का लोकतांत्रिक तरीकों में अटूट विश्वास था और सन 1952 में उन्हीं की पहल पर जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और इस कार्यक्रम को जो है तकनीकी सहायता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पंचायत व्यवस्था के हर स्तर से विधानसभा, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को अलग रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन में स्थापित पंचायती राज व्यवस्था में जो तथ्य जोड़ा गया था, हर राज्य के लिए एक वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण दिया गया था
और पंचायत के लिए जो है 5 वर्ष की अवधि निश्चित कर दी गई थी। ठीक है, तो ये सभी तथ्य इसमें सम्मिलित थे। ठीक है, लेकिन ये पहला वाला आपका सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति हैं तो उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संविधि के भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 94 के अनुसार जो है प्रत्येक सदस्य देश का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णयों का ठीक से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन न करे तो दूसरे पक्ष को यह अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान इस और कार्रवाई के लिए आकृष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है। यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, येल्डो हक्सले। ठीक है, यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित विचारक जो माने जाते हैं मैक्स वेबर, एडवर्ड एच कारार, ठीक है, हंस जे मॉर्गनथाउ, ये सभी जो है यथार्थवादी संप्रदाय के संबंधित थे, लेकिन येल्डो हक्सले जो है ये संबंधित नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। मार्टन कैप्लान किससे संबंधित था, तो मार्टन कैप्लान जो है व्यवस्था उपागम से। ठीक है, तो ए में आपका 4 हो जाएगा। कार्ल ड्यूस किससे संबंधित था, तो कार्ल ड्यूस जो था संप्रेषण उपागम से था। ठीक है, तो बी में आपका 3 सही हो जाएगा। रिचर्ड सी सिंडर, एच.डब्ल्यू. ब्रूक एंड वर्टन सैपाइन ये किससे संबंधित थे, तो ये निर्णयन उपागम से संबंधित थे। ठीक है, तो सी में 2 सही हो जाएगा। और हंस जे मॉर्गनथाउ ये यथार्थवादी उपागम से संबंधित थे, तो डी में आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 3 2 1 ये कूट आपका सही हो जाएगा। तो किस में है 4 3 2 1 आपका पहले में ही है। ठीक है, तो कूट नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, इसमें संगठन है उसकी स्थापना कब हुई है मिलान करना है। तो सीटों की स्थापना कब हुई थी, तो सीटों की स्थापना 1954 में हुआ था। ठीक है, ए में 4 हो जाएगा। और सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी सार्क की स्थापना, तो बी में आपका 3 हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो सी में 2 हो जाएगा। और वारक्स पैक्स संधि कब हुआ था, वारसा पैक्स संधि, तो ये 1955 में हुआ था। ठीक है, तो डी में 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 इसमें भी हो जाएगा, तो आपका कूट नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। देख सकते हैं 4 3 2 1 आपका कूट नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले दिया था, तो किसने दिया था, तो ये अरस्तू ने दिया था। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तू ने दिया था। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में ऐसी व्यवस्था किया था कि एक व्यक्ति का जो शासन होगा, एक व्यक्ति का शासन वो कैसा होगा, अच्छा शासन होगा तो वो राजतंत्र हो जाएगा, बुरा शासन हो जाएगा तो तानाशाह उसको कहा जाएगा। ठीक है, और कुछ लोगों का होगा अगर, ठीक है, कुछ लोगों का होगा तो अल्पतंत्र उसको कहा जाएगा या विशिष्ट तंत्र कहा जाएगा। और बुरा अगर प्रशासन देखा जाए तो धनिक तंत्र हो जाएगा वो। ठीक है, और बहुसंख्यकों का जो स्वरूप होगा वो लोकतंत्र होगा। ठीक है, और उसको अगर बुरा देखा जाए तो उसको भीड़ तंत्र भी कहा जाएगा। ऐसा व्यवस्था दिया था अपने पॉलिटिक्स में अरस्तू ने सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तू ने जो है सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले दिया था। और अरस्तू ने जो है क्रम में इन शासन तंत्रों का जो है चक्र निर्धारण किया जो समय के साथ बनते बिगड़ते रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो चक्र बनाया था तो इसमें किया था राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र, फिर आया था निरंकुश तंत्र। ठीक है, फिर आया था आपका अल्पतंत्र। ठीक है, फिर आया था भीड़ तंत्र। ठीक है, फिर आया था लोकतंत्र, फिर धनिक तंत्र। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये समीकरण भी बनाने को पूछ देता है कि कौन सा समीकरण इसमें से सही है। ठीक है, तो सबसे पहले राजतंत्र,
उसके बाद निरंकुश तंत्र, उसके बाद अल्पतंत्र, उसके बाद भीड़ तंत्र, उसके बाद लोकतंत्र, उसके बाद धनिक तंत्र। ठीक है, तो ये जो है उसका समीकरण था, उसका जो है चक्र निर्धारण था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय है। तो वर्गहीन समाज से क्या अभिप्राय है? एक समाज जिसमें एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स ने जो है दास कैपिटल में जो है अपने वर्गविहीन समाज का खाका प्रस्तुत किया था। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे जो है पूंजीपति और श्रमिक का भेद सही समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति श्रम करेगा और अपनी आवश्यकता अनुसार पाएगा, और इस स्थिति में न कोई बुजुर्गा होगा न ही सर्वहारा, सभी समान होंगे और सभी जो है उत्पादन में सहयोगी होंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो की सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। रूसो की सामान्य इच्छा से अभिप्राय है लोगों का सामाजिक कल्याण। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूसो की एक पुस्तक ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें जो है सामान्य इच्छा संबंधित अपने विचार इसी में दिया था। ठीक है, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी में जो है उन्होंने सामान्य इच्छा की व्यवस्था दी थी, और इसमें उन्होंने बताया था सामान्य इच्छा एक शुभ इच्छा है जो सबके कल्याण में निहित है। यह मात्रात्मक नहीं है वरन जो है ये गुणात्मक है। ठीक है, तो ये सभी व्यवस्थाएं इसी में बताया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में और इसके सामान्य इच्छा के जरिए। ठीक है, लोगों का सामाजिक कल्याण। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें भद्र पुरुष वर्ग का बोलबाला हो, उसको क्या कहा जाता है? कुलीन तंत्र कहा जाता है। कुलीन तंत्र शासन वह प्रकार है जिसमें शासन व्यवस्था का संचालन कई लोग जो धन, ज्ञान, कुल, वंश या शक्ति के मामले में दूसरों से विशिष्ट होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? कुलीन तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि भद्र पुरुष वर्ग को जहाँ पे बोलबाला हो वही जो होता है वो कुलीन तंत्र व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, जिस विद्वान ने एकल संक्रमणीय सम प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था वह है, तो वो थॉमस हेयर। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहा जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन किया था थॉमस हेयर ने। ठीक है, थॉमस हेयर ने ही जो है सर्वप्रथम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का आनुपातिक पद्धति का प्रतिपादन किया था। बाद में इसका समर्थन जो है जे.एस. मिल ने भी किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाफ्स पर लागू नहीं होता है? तो लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, ये हाफ्स पे लागू नहीं होता है। ठीक है, हाफ्स ने कहा था लोगों ने केवल एक ही समझौता किया है, संप्रभुता को निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त हैं और समझौता एक पक्षीय था। ये सभी जो है हाफ्स के कथन थे। ठीक है, लेकिन लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, ऐसा उसका कोई कथन नहीं था। ठीक है, तो हाफ्स का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत था उसमें ये सभी बातें कही गई थी, ये बातें नहीं कहा गया था लोग अपना शासक नियुक्त करते हैं। ठीक है, जो हाफ्स का समझौता सिद्धांत था उसमें कहा था उसने कि राज्य से पूर्व प्राकृतिक अवस्था थी जो अराजकता मुक्त थी। लोगों ने मिलकर आपस में समझौता किया और जीवन रक्षक को छोड़ अपने सारे अधिकार राजा को दे दिया। ठीक है, और राजा को निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त थी। ये सभी व्यवस्थाएं उसमें जो है हाफ्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लागू नहीं होता है पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी। तो संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अरस्तू के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सर्वप्रथम अरस्तू ही वह विचारक था जिसने शासन संचालन के लिए कानूनों को आधार बनाया। ठीक है, और प्लेटो के दार्शनिक शासक के विरुद्ध जो है अरस्तू ने संवैधानिक अर्थात कानून सम्मत शासक का विचार दिया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि के शासन का सिद्धांत दिया था। तो विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डाइसी ने दिया था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रिटेन के कानूनविद माना जाता है डाइसी को, और इसने शासन का आधार विधि को माना था तथा विधि के शासन का सिद्धांत दिया था। शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। और कहा था कानून के समक्ष सभी समान हों तथा किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है न्यासिता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। तो न्यासिता सिद्धांत से तात्पर्य है धन को समाज की धरोहर समझना। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धन को समाज की धरोहर समझना। गांधी जी ने जो है न्यासिता के सिद्धांत के तहत जो है निजी संपत्ति पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ठीक है, और ये न्यासिता सिद्धांत गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने अपना विचार दिया था कि संपत्ति व्यक्ति की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए आवश्यक हैं, पर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति समाज की धरोहर होती है, इसे समाज की तरफ रखना चाहिए और सामाजिक कल्याण में खर्च करना चाहिए। और गांधी जी ने यह विचार भारतीय वेदों से लिए, जिसमें धन के प्रति जो है आसक्ति के निषेध। यूनानी दार्शनिक अरस्तु भी संपत्ति के निजी स्वामित्व तथा सार्वजनिक उपभोग का समर्थक था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दलविहीन प्रजातंत्र का विचार दिया था। दलविहीन प्रजातंत्र का विचार किसने दिया था, तो आप लोग जानते होंगे जेपी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है प्रसिद्ध समाजवादी नेता था और इन्होंने जो है भारत में दलविहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। इसमें अपनी सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर जनता से मत प्राप्त कर चुने जाएंगे और एक साथ मिल राष्ट्रीय सरकार बनाएंगे। और जयप्रकाश की नज़रों में जो है दलीय राजनीति से जो है गैर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, भ्रष्टाचार, चुनावी राजनीति से जनता में जो है भेदभाव बढ़ता है, ऐसा इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले रिवीजन क्लास में, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।